नमस्कार, जागरण स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज सेठी। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का एक बड़ा मुकाबला अब से कुछ देर में शुरू होने वाला है और इस मुकाबले की लेकर जो लगातार गहमा-गहमी है वो लगातार बनी हुई है दर्शकों के बीच। लेकिन बारिश का एक पूर्वानुमान जताया गया है और इसके मुताबिक बारिश हो सकती है, लेकिन फैंस के लिए अच्छी खबर यह है कि यह भी बताया जा रहा है कि हालांकि पूरा मैच ना हो लेकिन कुछ हद तक मैच हो सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे भारत की प्लेइंग 11 कौन सी हो सकती है इस मुकाबले में, वो आपको दिखाना चाहेंगे। कौन कौन से प्लेयर्स आज के मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ खेल सकते हैं। आप देख सकते हैं रोहित शर्मा कप्तान है, शुभमन गिल जो है उनके साथ ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। युवा चेहरा विराट कोहली सबसे बड़ा नाम और पाकिस्तान के खिलाफ यही प्लेयर सबसे ज्यादा करामात अब तक करता रहा है। श्रेयस अय्यर चोट के बाद वापसी कर रहे हैं। इसके अलावा ईशान किशन विकेट कीपर की भूमिका में रहेंगे और 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह भी चोट के बाद वापस लौटे हैं। इसके अलावा मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज, ये 11 प्लेयर्स हो सकते हैं और हो सकता है कि इनमें से एक प्लेयर लास्ट मोमेंट पर बदला जा सके। लेकिन इस इंडिया की प्रोबेबल प्लेइंग 11 में सबसे खास बात यह है कि अब पहले से ज्यादा मजबूत मिडिल ऑर्डर और एक मजबूत तेज गेंदबाजी अटैक देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की टीम की बात की जाए तो पाकिस्तान की जो मिडिल ऑर्डर है वो काफी ज्यादा मजबूत दिख रहा है। 3 बड़े नाम पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में हैं। बाबर आजम की बात की जाए, मोहम्मद रिजवान की बात की जाए या फिर इफ्तिकार अहमद की बात की जाए, तीनों खास प्लेयर हैं पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर को। ये 3 प्लेयर बेहद खास बनाते हैं और अगर ये 3 प्लेयर चलते हैं तो भारत के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। बाबर आजम लगातार बेहतरीन फॉर्म में है और 19 शतक वनडे में अब तक लगा चुके हैं। मोहम्मद रिजवान को हम अच्छे से जानते हैं, विकेट कीपर और बहुत अटैकिंग बैट्समैन है। इफ्तिकार अहमद ने नेपाल के खिलाफ एक शानदार शतक जड़ा था, लेकिन भारत के खिलाफ भी उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद की जा सकती है। ये पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर है जो उन्हें काफी मजबूत बनाता है। इसके अलावा पाकिस्तान का तेज गेंदबाजी अटैक बहुत खास है और अगर पहले गेंदबाजी करने का मौका मिलता है तो पाकिस्तान का ये जो बॉलिंग अटैक है भारत के लिए काफी ज्यादा दिक्कतें खड़ी कर सकता है। इस गेंदबाजी अटैक की खास बात यह है कि इसे लीड करेंगे शाहीन शाह अफरीदी और उनका साथ निभाएंगे नसीम शाह और हारिस रऊफ। ये 3 ऐसे गेंदबाज हैं जो भारतीय बल्लेबाजों के लिए खौफ साबित हो सकते हैं, क्योंकि अब ओवरकास्ट कंडीशन है कैंडी में और ओवरकास्ट कंडीशन के हिसाब से यहां पर तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है। लिहाजा दोनों ही टीमें 3-3 तेज गेंदबाजों के साथ लाइनअप में उतर सकती हैं। टॉस होने ही वाला है और इसके बाद क्या कुछ रहेगा, टॉस कौन जीत रहा है और कौन बैटिंग करेगा पहले, उसका भी फैसला हम जल्दी ही आप तक बताएंगे। लेकिन इस बात में खास बात यह है कि बाबर आजम जो कि बढ़िया फॉर्म में है, उनका मुकाबला जो है मुख्य तौर पर विराट कोहली के सामने है। तो एक कंपैरिजन आपको दिखाते हैं बाबर आजम और विराट कोहली के बीच, किस तरह से ये दोनों बल्लेबाज अपनी अपनी टीमों के लिए प्रदर्शन करते रहे हैं। विराट कोहली का आंकड़ा देखिए, करीब 13,000 रन उनके नाम है 275 वनडे मुकाबले खेलने के बाद, जिसमें 57 का एवरेज है और करीब 93 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट है। तो कुल मिलाकर 46 शतक वनडे में और 65 अर्धशतक विराट कोहली लगा चुके हैं। दूसरी तरफ बाबर आजम के रिकॉर्ड्स की बात करें तो 104 वनडे मुकाबलों में 5,353 रन करीब 60 के एवरेज से, यानी बाबर आजम का एवरेज दिखाता है कि कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा स्ट्राइक रेट 90 का है, 19 शतक इतने कम मुकाबलों में अब तक बाबर आजम लगा चुके हैं। तो विराट कोहली और बाबर आजम की हालांकि तुलना बहुत से लोग मानते हैं कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन 2 सबसे बड़े प्लेयर्स हैं अपनी अपनी टीम के लिए। फैंस के लिए आपसे पूछना चाहेंगे, आपको क्या लगता है आज के मुकाबले में कौन बढ़िया प्रदर्शन करेगा? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। साथ ही साथ आप तक यह भी बताने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ऐसा गेंदबाज है पाकिस्तान का जो ज्यादा मुश्किलात खड़ी कर सकता है। अगर बुमराह का मुकाबला जो है शाहीन शाह अफरीदी से किया जाए तो थोड़ा सा कंपैरिजन अलग अलग दिखता है, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी तरफ से स्ट्राइक बॉलर हैं अपनी अपनी टीम के। तो ऐसे में इनके बीच एक कंपैरिजन जो किया गया है वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, किस तरह से जसप्रीत बुमराह और उनका मुकाबला जो है शाहीन शाह अफरीदी के साथ है। तो ऐसे में ये दोनों ही बॉलर्स अपनी अपनी गेंदबाजी लाइनअप को लीड करते हैं। ऐसे में बहुत खास होता है कि ये दोनों प्लेयर शुरुआती झटके दे दूसरी टीम को, लेकिन देखना हो कि आज जसप्रीत बुमराह कमाल कर पाते हैं या फिर शाहीन शाह अफरीदी। अगर भारत के बल्लेबाजों की बात की जाए तो भारत के पास बेहतरीन ओपनिंग स्टैंड है
ओपनिंग के ऑप्शंस की अगर बात करें तो 3 ओपनिंग ऑप्शंस भारत के पास है। रोहित शर्मा है, शुभमन गिल है, इसके अलावा ईशान किशन है। लेकिन आज के मुकाबले में अभी तक के चांसेस ये दिख रहे हैं कि रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल बल्लेबाजी करते हुए उतरेंगे। तो ऐसे में देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि किस बैटिंग लाइनअप के साथ भारतीय टीम उतरती है। और जिस तरह से अब तक भारतीय टीम वेस्ट इंडीज और आयरलैंड में प्रदर्शन करती रही है, लेकिन अब असली मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ होगा और मिडिल ऑर्डर की जो भूमिका है वो बहुत खास होने वाली है भारत की तरफ से। श्रेयस अय्यर जो है इस टीम में अब चोट के बाद वापस लौटे हैं। श्रेयस अय्यर के आपको आंकड़े दिखाना चाहेंगे, किस तरह से श्रेयस अय्यर ने अब तक भारत के लिए वनडे मुकाबले में प्रदर्शन किया है वो आपको दिखाना चाहेंगे। किस तरह से अब तक चोट के बाद जब वापस आएंगे तो उनकी फॉर्म पर भी निगाहें होंगी कि किस तरह से श्रेयस अय्यर जो है अपनी फॉर्म को कैरी करते हैं। और जैसा कि रोहित शर्मा ने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि एक तरह से उनके लिए अपने प्लेयर्स की फिटनेस को परखने का मौका है। तो ऐसे में देखना होगा कि ये जो प्लेयर्स चोट के बाद वापस टीम में लौटे हैं वो कितने फिट हैं और कितनी अच्छी फॉर्म में है, क्योंकि उनकी असल परीक्षा वर्ल्ड कप में होनी है जो कि इसी साल होना है भारत में, आईसीसी का वनडे वर्ल्ड कप। तो इसमें देखना होगा कि भारतीय टीम अब कितनी तैयार है, कितने प्रयोगों के बाद ये टीम कहां तक पहुंची है और जब बड़ी टीमों के साथ मुकाबला होगा तब कैसा कुछ रहने वाला है प्रदर्शन, ये भी देखने वाली बात होगी। तो ऐसे में बड़ा इंटरेस्टिंग है ये देखना कि किस तरह से भारतीय टीम आज टॉस के बाद कौन सी प्लेइंग 11 के साथ उतरती है। लेकिन प्रोबेबल प्लेइंग 11 की अगर बात की जाए तो रोहित शर्मा रहेंगे इस टीम में, शुभमन गिल का भी रहना तय माना जा रहा है, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर। ये जो है श्रेयस अय्यर क्योंकि चोट के बाद वापस आ रहे हैं तो ऐसे में उनकी भूमिका बहुत खास, उन पर काफी ज्यादा निगाहें होंगी। तो ये भारत का प्रोबेबल प्लेइंग 11। आपको क्या लगता है कि क्या इसमें कोई बदलाव होना चाहिए? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दे सकते हैं कि इस संभावित प्लेइंग 11 में कौन सा नाम और जोड़ा जा सकता है और किसे ड्रॉप किया जा सकता है। आप कमेंट कीजिए, जरूर बताइए। तो ये भारत की प्रोबेबल प्लेइंग 11 है और विराट कोहली के आंकड़े बहुत खास है पाकिस्तान के खिलाफ। और ये आंकड़े देखिए आप, 13 वनडे मुकाबले विराट कोहली अब तक पाकिस्तान के खिलाफ खेल चुके, 536 रन उनके नाम है और 49 का एवरेज है। स्ट्राइक रेट 96 रन है, माफ कीजिएगा, स्ट्राइक रेट 96 का है। तो विराट कोहली बहुत खास और उम्दा प्रदर्शन दिखाते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। और पाकिस्तान को सबसे लेटेस्ट पारी भी याद होगी जब विराट कोहली ने अकेले दम पर मैच T20 वर्ल्ड कप में जितवाया था। दूसरी तरफ रोहित शर्मा भी बहुत खास प्रदर्शन करते रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। 16 वनडे मुकाबला में 720 रन पाकिस्तान के खिलाफ अब तक रोहित शर्मा लगा चुके हैं 51 के औसत से। और स्ट्राइक रेट इस दौरान उनका 88.77 का रहा है। तो रोहित शर्मा भी बहुत खास प्लेयर हैं और पाकिस्तान के खिलाफ उनका बल्ला जरूर रन उगलता है और ये दो प्लेयर सबसे बड़ी दिक्कतें पेश कर सकते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की गेंदबाजी की हमने बात करी, लेकिन पाकिस्तान का स्पिनर अटैक जो है, स्पिनिंग अटैक, वो भी बहुत खास है। शादाब खान का जरूर जिक्र करना चाहेंगे। शादाब खान अब तक 60 वनडे मुकाबलों में 81 विकेट्स ले चुके हैं, जिसमें 30 का एवरेज और करीब 5 से थोड़ा सा ऊपर का इकोनॉमी रेट है। तो ऐसे में शादाब खान की जो भूमिका है वो स्पिन डिपार्टमेंट में बहुत खास है और क्योंकि शादाब खान ऑलराउंडर है तो ऐसे में उनका टीम में रहना निश्चित तौर पर टीम को ज्यादा फायदे का सौदा साबित हो सकता है। दूसरी तरफ अगर दोनों टीमों के बीच अब तक हेड टू हेड मुकाबलों की अगर बात की जाए तो दोनों टीमों के बीच अब तक 132 वनडे मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 73 पाकिस्तान, 55 भारत जीत चुका है। 4 मुकाबले जो है बिना किसी नतीजे के रहे हैं। तो ये हेड टू हेड मुकाबले हैं भारत और पाकिस्तान के बीच, 132 मुकाबले। लेकिन एशिया कप में भारत का रिकॉर्ड काफी ज्यादा अच्छा है और अगर एशिया कप में जब ये दोनों टीमें आती हैं तो निश्चित तौर पर भारत का पलड़ा भारी नजर आता है। एशिया कप 2023 के लिए भारत का अगर पूरा स्क्वाड देखें तो इस टीम में कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि बहुत खास हैं। और अगर अभी की अगर बात की जाए तो टॉस हो चुका है और भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करेगी। हालांकि अब सारा सिचुएशन जो है वेदर के ऊपर यानी मौसम के ऊपर डिपेंड करेगा कि ज्यादा बारिश ना हो और मैच बढ़िया देखने को मिले।
भारतीय टीम फिलहाल बैटिंग करते हुए नजर आएगी, पहले बैटिंग करते हुए, क्योंकि टॉस जीत लिया है रोहित शर्मा ने और अब भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करेगी। दूसरी तरफ अगर भारतीय प्लेइंग 11 की बात की जाए तो रोहित शर्मा कैप्टन शुभमन गिल के साथ ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। ईशान किशन हो सकता है 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए दिखें, क्योंकि 3 नंबर पर विराट कोहली खेलते दिखेंगे। श्रेयस अय्यर 4 नंबर पर हमेशा की तरह बैटिंग करते हुए दिखेंगे। इसके अलावा हार्दिक पांड्या है, रविंद्र जडेजा है, उनका इंक्लूजन किया गया है, रविंद्र जडेजा इस टीम में शामिल है। शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद शमी में से किसी एक प्लेयर को मौका मिल सकता है। इसके अलावा कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह इस टीम में शामिल हैं। तो ये स्क्वाड है और भारतीय टीम पहले बैटिंग करेगी, यानी आप तैयार हो जाइए बेहतरीन बल्लेबाजी देखने के लिए, क्योंकि अगर मौसम ने थोड़ी सी गवाही दी और मौसम अगर थोड़ा बढ़िया रहा तो बढ़िया बैटिंग भारतीय टीम करती हुई दिखेगी। रविंद्र जडेजा जरूर खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ऑलराउंडर हैं और बढ़िया बैटिंग करते हैं और क्रूशियल मौकों पर विकेट भी लेते रहे हैं। तो रविंद्र जडेजा बेहद खास है। हालांकि शार्दुल ठाकुर और तो ये भारत का जो स्क्वाड है एशिया कप के लिए वो आपकी स्क्रीन पर है। संजू सैमसन भी इस टीम में है, लेकिन वो फिलहाल ट्रैवलिंग प्लेयर के तौर पर इस टीम में शामिल किए गए हैं। अगर कोई प्लेयर इस दौरान चोटिल होता है तो संजू सैमसन इस टीम में शामिल होंगे। तो एक्स्ट्रा प्लेयर के तौर पर संजू सैमसन को रखा गया है। ये भारत के पास ऑलराउंडर विकल्प देखिए, 3 ऑलराउंडर के विकल्प हैं। हालांकि इसमें एक नाम और जोड़ा जा सकता है शार्दुल ठाकुर का। हार्दिक पांड्या है ऑलराउंडर विकल्प, रविंद्र जडेजा है, अक्षर पटेल है, शार्दुल ठाकुर है। तो ऑलराउंडर्स के विकल्प है और रोहित शर्मा ये बात कह चुके हैं कि जब जब टीम मैनेजमेंट के सामने ये संकट होता है कि कौन सी प्लेइंग 11 चूज करे, तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है किसी भी टीम के लिए। शायद यही पॉजिटिव साइन फिलहाल रोहित शर्मा देख रहे हैं। नंबर 4 की भूमिका में श्रेयस अय्यर फिट बैठते हैं, क्योंकि सूर्य कुमार यादव 6 या 7वें नंबर पर बैटिंग करते हुए दिखेंगे। केएल राहुल फिलहाल निगल की वजह से इस मुकाबले में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे और हो सकता है कि नेपाल के साथ भी जो मुकाबला होगा वहां पर भी केएल राहुल खेलते हुए ना दिखें। तो श्रेयस अय्यर 4 नंबर पर सबसे मुफीद चेहरा और कुलदीप यादव इस टीम में शामिल किए गए। एकमात्र स्पिनर हैं, स्पेशलिस्ट स्पिनर, और अब तक जिस तरह से कुलदीप यादव परफॉर्मेंस करते रहे हैं उस लिहाज से उनका रोल बहुत खास होता है। अगर चहल के साथ उनकी तुलना की जाए तो थोड़ा सा पलड़ा जो है कुलदीप यादव का भारी नजर आता है। कुलदीप यादव के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो टीम इंडिया में 3 पेसर और 2 स्पिनर रखे गए हैं। यह बहुत खास है और यह अभी तक की अपडेट सामने आ रही है। और शमी की जगह शार्दुल ठाकुर को मौका दिया गया है। भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीत लिया है और पहले बैटिंग करने का फैसला लिया है। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया है और इस टीम में 3 पेसर है, 2 स्पिनर हैं। शमी की जगह शार्दुल ठाकुर को मौका दिया गया है। तो हम अपने साथ एक और खास मेहमान को जोड़ने की कोशिश करेंगे। किस तरह से जो भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीता है तो पहले बैटिंग करते हुए जरूर टीम इंडिया चाहेगी कि एक बड़ा स्कोर, एक बड़ा लंबा स्कोर खड़ा किया जाए, ताकि पाकिस्तान की जो गेंदबाजी है उन्हें दबाव में डाला जा सके। और जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरेगी तो उसमें 2 बड़े नाम होंगे, जिसमें सबसे ज्यादा निगाहें होंगी विराट कोहली और रोहित शर्मा। विराट कोहली के आंकड़े पाकिस्तान के खिलाफ फैबुलस हैं और ये आंकड़े वो और भी दुरुस्त करना चाहेंगे, क्योंकि 13,000 रनों के करीब हैं और लगातार शतकों के मामले में विराट कोहली से जो उम्मीदें हैं पूरा हिंदुस्तान लगाए हुए बैठे हैं कि किस तरह से विराट कोहली लगातार बेटर कर पाए और अपनी टीम को बढ़िया से बढ़िया स्कोर तक पहुंचाया जा सके। ये विराट कोहली के आंकड़े हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ है। इसके अलावा रोहित शर्मा के पाकिस्तान के खिलाफ आंकड़े देखिए। रोहित शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ 16 वनडे मुकाबलों में 720 रन बना चुके हैं, करीब 51 से ज्यादा का औसत है और 88 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट है। ये रोहित शर्मा के पाकिस्तान के खिलाफ आंकड़े हैं। अगर रोहित शर्मा के ओवरऑल आंकड़ों की अगर बात की जाए तो उसमें भी रोहित शर्मा का कोई जवाब नहीं, क्योंकि टीम की कमान भी संभालते हैं और ओपनिंग करते हुए उनकी जो भूमिका रहती है वो बहुत खास रहती है और टीम को एक बेटर स्टार्ट देना यही उनकी भूमिका में शामिल है। और रोहित शर्मा जिस तरह से बल्लेबाजी करते हुए नजर आए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, उनसे आज एक लंबी पारी की उम्मीद की जा सकती है। तो इस तरह से ये भारत के पास गेंदबाजी विकल्प है, लेकिन इस मुकाबले में जसप्रीत बुमराह,
शामिल हैं। इसके अलावा सिराज है, शार्दुल ठाकुर को मौका दिया गया है, कुलदीप यादव को मौका दिया गया है, हार्दिक पांड्या भी है, लेकिन शमी की जगह जो है शार्दुल ठाकुर को मौका दिया गया है। और इसका पीछे कारण ये नजर आ रहा है क्योंकि शार्दुल ठाकुर थोड़ा बहुत बैटिंग कर लेते हैं, तो भारतीय टीम चाहती है कि उनकी जो बैटिंग लाइनअप है वो थोड़ी डीप तक जाए, और अगर जरूरत पड़ती है भारतीय टीम को बाद में चेस करने की, तो वहां पर शार्दुल ठाकुर अपनी भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन क्योंकि भारतीय टीम टॉस जीत चुकी है, पहले बैटिंग करेगी, तो अब चेस करने का ऑप्शन भारत के पास नहीं है, चेस अब पाकिस्तान करेगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि शार्दुल ठाकुर अगर लास्ट के कुछ ओवर्स में बैटिंग करने आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा रन टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर पाए। तो ये भारत के पास जो गेंदबाजी विकल्प है, आपको ये 6 विकल्प दिखा रहे हैं, जिसमें से 5 आज के मुकाबले में खेल रहे हैं। मोहम्मद शमी को आज के मैच में आराम दिया गया है, उन्हें खिलाया नहीं गया है, तो उनकी जगह शार्दुल ठाकुर को मौका दिया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर चुकी है और भारतीय टीम अब चाहेगी जरूर 300 से ज्यादा का जो स्कोर है वो खड़ा किया जाए। ये हम कुछ देर पहले जो रोहित शर्मा के ओवरऑल आंकड़ों की बात कर रहे थे, वो आंकड़े देखिए। रोहित शर्मा अब तक 244 वनडे मुकाबलों में 9,837 रन बना चुके हैं, जिसमें एवरेज देखिए उनका करीब करीब 49 का एवरेज है रोहित शर्मा का। ये थ्रू आउट द करियर उनका ये एवरेज है वनडे मुकाबलों में, जबकि स्ट्राइक रेट 90 का है। 30 शतक रोहित शर्मा लगा चुके हैं और 30 शतक कोई कम नहीं होता। रोहित शर्मा क्योंकि ओपन कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि जब करियर की शुरुआत उन्होंने की थी थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते थे, लेकिन उसके बाद उन्हें ओपनिंग करने के लिए भेजा गया और उस भूमिका में बहुत खरे उतरते हैं रोहित शर्मा। नंबर 4 में श्रेयस अय्यर फिर बैठते हैं और सूर्य कुमार यादव का अगर जिक्र करें तो वो 6 या 7वें नंबर पर बैटिंग करते हुए दिखेंगे, लेकिन के राहुल इस मुकाबले में है नहीं, तो उनका जो रोल है फिलहाल आने वाली जो स्टेज होगी एशिया कप की उसमें होगा। इसके अलावा पाकिस्तान के पास जो खतरनाक बॉलिंग अटैक है उसमें शाहनशाह अफरीदी शामिल है, नसीम शाह शामिल है, हारिस राव शामिल हैं। ये 3 तेज गेंदबाज भारत के सामने जरूर शुरुआती झटके उन्हें देने की कोशिश करेंगे और शुरुआती विकेट झटकने की कोशिश करेंगे। तो ये खतरनाक जो बॉलिंग अटैक है पाकिस्तान का, ये सबसे बड़ी परेशानी बन सकता है। रोहित शर्मा की हम बात कर चुके हैं, विराट कोहली की हम बात कर चुके हैं। शुभमन गिल से काफी ज्यादा उम्मीदें होंगी इस मुकाबले में कि शुभमन गिल का बल्ला भी खूब चले और वो पाकिस्तान के खिलाफ रन भी बनाए। शुभमन गिल की अगर बात की जाए, ईशांत शर्मा और शुभमन गिल दोनों इस मुकाबले में खेल रहे हैं। दोनों के बीच अगर कंपैरिजन की बात की जाए तो शुभमन गिल 27 वनडे मुकाबलों में अब तक 1437 रन बना चुके हैं, जिसमें उनका औसत 62 से ज्यादा का है और स्ट्राइक रेट भी 100 से ज्यादा का है। 4 शतक अब तक शुभमन गिल लगा चुके हैं, जिसमें 6 अर्धशतक भी शुभमन गिल के नाम शामिल है। इसके अलावा ईशान किशन विकेट कीपिंग ऑप्शन है भारत के लिए और ओपनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि शुभमन गिल इस टीम में शामिल है तो ऐसे में ईशान किशन हो सकता है 5वें या 6ठे नंबर पर बैटिंग करते हुए नजर आए। उनके अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 17 वनडे मुकाबले में 694 रन अब तक ईशान किशन लगा चुके हैं, बना चुके हैं, और जिसमें उनका जो औसत है वो 46 का रहा है। इसके अलावा 107 का स्ट्राइक रेट, 1 शतक और 6 अर्धशतक ईशान किशन के नाम शामिल हैं। 1 शतक भी उनका जो है डबल 100 रहा, जब उन्होंने एकमात्र शतक जड़ा तो उसे दोहरे शतक में तब्दील किया। तो शुभमन गिल के साथ ईशान किशन, यानी ये भारत का भविष्य है और ऐसा भविष्य देखकर निश्चित तौर पर लगता है कि एक सेफ हैंड्स में है भारतीय जो क्रिकेट है। अगर भारत और पाकिस्तान के ओवरऑल आंकड़ों की अगर बात की जाए तो अब तक दोनों देशों के बीच 132 वनडे मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 73 में पाकिस्तान की जीत हुई है, 55 वनडे मुकाबले भारत में जीते हैं, 4 मुकाबले बेनतीजा रहे हैं। लेकिन अगर एशिया कप के आंकड़ों की बात की जाए तो उसमें भारत का पलड़ा पाकिस्तान पर ज्यादा भारी नजर आता है। वहां पर भारत का जो विनिंग परसेंटेज है पाकिस्तान से ज्यादा है। तो ऐसे में एशिया कप में जब जब ये दोनों टीमें खेलती हैं तो उसमें भारतीय टीम ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करती रही है, लेकिन क्योंकि एक नया मैच है, नया दिन है, नई परफॉर्मेंस करनी होगी, और अगर आज के दिन पाकिस्तान बढ़िया परफॉर्मेंस करती है तो उनको भी जीत मिल सकती है। लेकिन भारत का पलड़ा यहां पर बिल्कुल एक कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। जिस तरह से दोनों टीमों की जो हाल फिलहाल के प्रदर्शन है उसमें पाकिस्तान में बढ़िया उम्दा प्रदर्शन किया, अब तक श्रीलंका में काफी समय से खेल रहे हैं। पाकिस्तान की टीम जो है वो श्रीलंका की कंडीशंस को अच्छे से समझती है। भारत के पास जो गेंदबाजी विकल्प है उन पर निगाहें होंगी, क्योंकि जसप्रीत बुमराह चोट के बाद वापस लौटे हैं। इसके अलावा मोहम्मद सिराज एक हिट द डेक बॉलर है और शुरुआती झटके दे सकते हैं। इसके अलावा शार्दुल ठाकुर
जो है मीडियम पेस गेंदबाजी करते हैं लेकिन बल्लेबाजी में भी कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ऐसे में उन्हें आज के मैच में मोहम्मद शमी की जगह खिलाया गया है। इसके अलावा कुलदीप यादव की बात की जाए, कुलदीप यादव चाइनामैन बॉलर है, स्पिन बॉलर की डिपार्टमेंट को संभालेंगे। इसके अलावा कुलदीप यादव और चहल के बीच में कंपैरिजन की भी बात होती रही है। चहल को इस पूरी टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम में सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो दोनों के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो जहां कुलदीप यादव ने 84 वनडे मुकाबले खेले हैं, तो वहीं युजवेंद्र चहल ने 72 वनडे मुकाबले खेले हैं। 141 विकेट कुलदीप यादव के नाम है, तो 121 विकेट युजवेंद्र चहल के नाम है, जिसमें से औसत करीब करीब बराबर है। 26 का औसत कुलदीप कैरी करते हैं तो चहल 27 का औसत कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा इकोनॉमी रेट की अगर बात की जाए तो वो भी करीब करीब बराबर दिखता है। कुलदीप 5.16 के इकोनॉमी रेट के साथ गेंदबाजी करते हैं तो चहल 5.26 के इकोनॉमी रेट के साथ गेंदबाजी करते हैं। जबकि अगर बेस्ट बॉलिंग फिगर की बात की जाए तो कुलदीप यादव 25 रन देकर 6 विकेट ले चुके हैं, जबकि युजवेंद्र चहल 42 रन देकर 6 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो इस तरह से एक संतुलित बॉलिंग अटैक भारत का नजर आ रहा है, और पाकिस्तान के खिलाफ कैसा रहेगा ये बॉलिंग अटैक, इसका फैसला शाम के वक्त होगा, जब भारतीय टीम पहले बैटिंग करने के बाद गेंदबाजी के लिए उतरेगी और देखना होगा कि क्या जो टारगेट है वो जो है पाकिस्तान टीम के लिए सेट करती है। शादाब खान का जिक्र कर रहे हैं। शादाब खान जो है स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं, पाकिस्तान की टीम में बैटिंग भी कर सकते हैं और नेपाल के खिलाफ 4 विकेट ले चुके हैं। तो ऐसे में भारतीय जो बैटिंग ऑर्डर है उन्हें शादाब खान से थोड़ा सतर्क रहना होगा, क्योंकि ज्यादा गेंद को स्पिन नहीं कराते, विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हैं शादाब खान, और क्विक इन द एयर है। तो जब जब शादाब खान गेंदबाजी के लिए आएंगे तो एक जो विकल्प रहेगा पाकिस्तान के पास, विकेट टेकिंग ऑप्शन जो रहेगा वो खुला रहेगा। तो करीब करीब 10 मिनट के बाद ये गेम स्टार्ट होगा, और अब हमारे साथ जो है एक खास मेहमान और क्रिकेट एक्सपर्ट जो है अभिषेक जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक जी। फिलहाल की अपडेट यह है कि भारतीय टीम ने टॉस जीत लिया है, पहले बैटिंग करने का फैसला लिया है। भारतीय टीम में क्या क्या बदलाव किए गए आपसे जानना चाहेंगे। नहीं, भारतीय टीम ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बारिश का मौसम है तो आपको बल्लेबाजी अपनी परखने का पूरा पूरा मौका मिलेगा। आपने मोहम्मद शमी को आराम देके शार्दुल ठाकुर को मौका दिया है, तो एक तरीके से आपने अपनी बल्लेबाजी में और गहराई बढ़ाई है, जो साफ देखने को मिलता है। इसके अलावा चूंकि जैसे हम पिच रिपोर्ट जब देख रहे थे तब ये भी कहा गया कि जो लेफ्ट आर्म बॉलर्स हैं उनको काफी मदद मिलेगी, क्योंकि राइट हैंडेड बैट्समैन के जो ऑफ स्टंप का साइड है वहां थोड़ा थोड़ा सा खड्डे या ब्रेक टाइप की चीजें नजर आ रहे हैं बेसिकली। तो उस हिसाब से वहां गेंदबाजों को भी काफी, जो बाएं हाथ के स्पिनर्स हैं उनको काफी मदद मिलनी है। तो एक तरीके से जो इंडिया का एक प्लस पॉइंट हो गया कि रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव एक साथ खेलेंगे, तो जो बीच के ओवर्स में जो हम पहले बात कर रहे थे कि बीच के ओवर्स में कुछ समस्याएं बढ़ सकती है, उसका हल मिल गया है, क्योंकि कैंडी के पिच पे आराम मिलना है। और बारिश के मौसम के बीच में इंडिया के पास में बहुत अच्छा है कि अपने बल्लेबाजी की जो गहराई है उसको बहुत अच्छे से परख पाएंगे। और जो हम सोच रहे थे कि पाकिस्तान के खिलाफ हाई वोल्टेज मैच है और बॉलर्स और बल्लेबाजों की जो जंग है वो बस कुछ ही पलों में अब शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सर, ये टॉस की हमने बात कर ली, लेकिन हर किसी के जहन में ये सवाल जरूर है, क्योंकि मौसम विभाग ने बहुत डरा के रखा हुआ है कि बारिश हो सकती है, 90% तक चांसेस हैं। आज के क्या हालात हैं, क्योंकि मैच अब कुछ ही देर में शुरू होना है, तो आज के क्या हालात है कैंडी में? क्या बादल हैं, क्या बारिश का मौसम है, या फिर फिलहाल बारिश होती हुई नजर नहीं आ रही है? आज का अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो आज क्या चांसेस दिख रहे हैं फिलहाल? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि इंद्रदेव खुद चाह रहे हैं कि यह मैच हो, क्योंकि बारिश जो सुबह से हो रही थी, कई हमने सोशल मीडिया पर देखा या जब प्रसारण करता चैनल खुद बता रहा था तो दिख रहा था कि बारिश हो रही थी, लेकिन अचानक बारिश रुक गई। तो शायद इंद्र देवता भी चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के जो फैंस हैं उनको खुशी बांटी जाए और ये मैच पूरी तरीके से हो। अब हाँ, चूंकि बारिश का मौसम है तो ये अनुमान लगाना मुश्किल है कि कब तक बारिश नहीं होगी, लेकिन जितना भी मैच होगा तो ये जरूर है कि पूरा पूरा रोमांच से भरा होगा मैच और काफी मजा आने वाला है फैंस को। लेकिन अभिषेक, जब भी बारिश का मौसम होता है तो एक नियम बिल्कुल सामने आ जाता है। डकवर्थ लुईस की हम बात कर रहे हैं, और डकवर्थ लुईस नियम जब भी आता है बहुत कुछ डिपेंड करता है कि किसी भी टीम ने पहले बैटिंग करते हुए किस रफ्तार से रन बनाए हैं, और अगर गेंदबाजी जो टीम करी है उसने किस स्पीड से विकेट चटकाए, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। क्योंकि जब भी भारतीय टीम बैटिंग करने के लिए उतरेगी तो चाहेगी एक बड़ा स्कोर बनाया जा सके, एक तो बल्लेबाजी को टेस्ट किया जा सके, और दूसरा बाद में अगर बारिश होती है, बाद में अगर डकवर्थ लुईस नियम
अमल में आता है तो भारत का पलड़ा भारी रहना चाहिए, तो वो भी जहन में होगा रोहित शर्मा के। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। डीएलएस तो अभी मेरे ख्याल में हर खिलाड़ी के दिमाग में होगा कि डीएलएस में क्या-क्या असर पड़ सकता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए दोनों टीमें अभी अपना पूरा-पूरा गेम खेलेंगी। तो इसीलिए जो है कि कांटे की टक्कर और देखने को मिलेगी, क्योंकि दोनों टीमें इस मैच को हारना तो बिल्कुल पसंद नहीं करेंगी। तो भारत भी अपना पूरा जोर लगाएगा और साथ ही साथ में हम देखेंगे कि पाकिस्तान सुपर 4 में पहुँचने के लिए आज का मैच जीतने के लिए पूरा-पूरा प्रयास करेगा। तो जो डीएलएस के नियम की आपने बात की, तो वो तभी लागू होगा जब दूसरी पारी की बात आएगी। तो ऐसे में ज़रूर ये चीज़ देखने लायक रहेगी कि अभी इंडियन टीम किस स्ट्रैटेजी के साथ अपनी बल्लेबाज़ी करती है। शुरुआत के 10 ओवर अगर दोनों ओपनर्स टिक जाते हैं, तो निश्चित ही फिर मैच पे भारत की जो है पकड़ जो है वो ज़्यादा मजबूत रहेगी। लेकिन अभिषेक जी, जिस तरह से आपने कहा कि एक अच्छा फैसला है भारतीय टीम का टॉस जीतकर बैटिंग करने का, लेकिन इसे मैं दो धारी तलवार की तरह मानूंगा, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन है, तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी और पाकिस्तान के जो 3 प्रमुख तेज गेंदबाज हैं वो बहुत खास है। शाहिन शाह अफरीदी की बात की जाए, हारिस रऊफ की बात की जाए, नसीम शाह की बात की जाए, ये जो है शुरुआती ओवर में झटके दे सकते हैं और कंडीशंस भी उनके लिए फेवरेबल है। तो ऐसे में माना जा सकता है कि जब ये तीन तेज गेंदबाज भारत के खिलाफ गेंदबाजी करेंगे तो शुरुआती कुछ ओवर्स में इन्हें मदद मिल सकती है। शुरुआती को कुछ ओवर्स को देखकर खेलना होगा भारतीय बल्लेबाजों को। जी, बिल्कुल, बात यही है कि भारतीय टीम ने अगर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है, तो उसका कारण बड़ा सिंपल सा है कि जो बल्लेबाजों को परखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम देखते आए कि भारतीय टीम प्रयोग के दौर से गुज़रती हुई आई है, लेकिन अब ये प्रमुख टूर्नामेंट है जहाँ पर उसे अपने जो मजबूत 11 खिलाड़ी हैं, उसका एक पूरा कॉम्बिनेशन बनाना है। तो ये आइडियल सिचुएशन रही कि टॉस जीतकर इंडिया ने पहले बैटिंग की है, तो अगर शुरुआत में अगर ओपनर से इन तीनों गेंदबाजों का सामना कर लेते हैं, तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा कि उसके बाद में इंडिया बड़ा स्कोर बनाने की पोजीशन में आ जाएगा, क्योंकि बाकी बल्लेबाजी में गहराई बहुत है। और अगर खुदा न खास्ता अगर बल्लेबाज ओपनर्स नहीं चलते हैं, तो मिडल ऑर्डर पूरा जो है वो चेक हो जाएगा कि वो टीम को किस स्थिति में लेकर जाते हैं। तो कहीं न कहीं एक टॉस जीतने से एक अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि भारतीय टीम के लिए हर तरीके से अगर देखें तो ये कहीं न कहीं बहुत ही अच्छा टॉस रहा कि उन्होंने जीता, ताकि वो अपने सारे विभाग जो हैं, सारे पक्ष जो हैं, उसको अपने हिसाब से चेक कर लेंगे। बिल्कुल, अब से कुछ ही देर में भारत और पाकिस्तान के बीच ये वनडे मुकाबला शुरू होगा और एशिया कप का सबसे बड़ा मुकाबला इसे माना जा रहा है। और जिस तरह से अब तक कि कयास लगे और फैंस भी लगातार उम्मीद करते रहे कि बढ़िया रोमांचक मुकाबला देखने को मिले, बस कुछ ही लम्हों का इंतजार कीजिए, क्योंकि उसके बाद ये मुकाबला शुरू होगा। हमारे साथ अभिषेक जी जुड़े हुए हैं, हालांकि थोड़ा सा लेट जुड़े, लेकिन इसलिए उनसे सवाल ज्यादा पूछे जाएंगे आज, क्योंकि जो रणनीति है भारतीय टीम की वो बहुत खास होने वाली है। लास्ट मौके पर शार्दुल ठाकुर को खिला लेना, मोहम्मद शमी को रेस्ट देना, आपको क्या लगता है रणनीति का हिस्सा है? जरूर इससे थोड़ा सा जो बैटिंग लाइनअप है भारत की वो गहराई मिलती नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि शार्दुल ठाकुर की गेंदों में वो स्पीड नहीं है, तो पाकिस्तानी बल्लेबाजों के सामने थोड़ा सा आसान दिखते हैं उन्हें खेलना। जी, बिल्कुल, एक ऑलराउंडर बल्लेबाजी में गहराई बढ़ाने के लिए ज़रूर शार्दुल ठाकुर को मौका दिया है। और मेरे ख्याल में चूँकि ये हार्दिक पांड्या को अब ओपनिंग बॉलर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमने टी20 क्रिकेट में कई बार देखा कि हार्दिक पांड्या जो है वो शुरुआत में बॉलिंग करते हैं। इस लिहाज से भी कहीं न कहीं भारतीय टीम की सोच में परिवर्तन है और निश्चित ही मोहम्मद शमी प्रमुख खिलाड़ी हैं, तो वो जब भी खेलेंगे तो उनका जलवा फैन्स के लिए हमेशा मतलब चौंकाने वाला ही रहेगा, मतलब आश्चर्यचकित करने वाला ही रहेगा, क्योंकि शमी से हमें उम्मीदें हैं कि वो प्रमुख गेंदबाज है तो विकेट निकाल कर देंगे। चूँकि भारतीय टीम को जो अपने खिलाड़ियों को परखना है और जो अब वर्ल्ड कप चूँकि पास में आ रहा है, तो उनका एक मजबूत स्क्वाड बनाना है। तो कहीं न कहीं वो रणनीति के लिहाज से भारतीय टीम ने शार्दुल ठाकुर को पहले आज़माया है कि पाकिस्तान के खिलाफ देखते हैं कि बल्लेबाजी में अगर गहराई बढ़ाते हैं, तो गेंदबाजी और फील्डिंग का स्तर क्या रहेगा। अगर हम बड़ा स्कोर बना रहे हैं या छोटा स्कोर बनता है, क्योंकि पिच के हिसाब से कुछ भी हो सकता है, तो फिर उसी हिसाब में उस तरीके में गेंदबाज किस तरीके का प्रदर्शन करेगा, क्या हम मैच जीतने की कंडीशन में रहेंगे अगर हम दबाव की स्थिति में रहते हैं। तो एक साथ आज कई सवालों के जवाब भारतीय टीम को ज़रूर मिलने वाले हैं, इसकी हम पूरी उम्मीद कर सकते हैं। बस इंद्रदेव मेहरबान रहें और बारिश ना हो। बिल्कुल, फैंस यही चाहेंगे कि इंद्रदेव मेहरबान रहे और ये पूरा मुकाबला देखने को मिले, लेकिन साथ ही साथ हम ये चाहेंगे कि इंटरेस्टिंग मुकाबला देखने को मिले, एक तरफा मुकाबला ना हो, क्योंकि दोनों ही टीमें जब जब मैदान पर उतरती हैं एक हाई वोल्टेज, हाई इंटेंसिटी वाला मैच होता है और यादें बहुत सारी तभी ताजा हो जाती हैं जब भारत और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप का सबसे आखिरी मुकाबला खेला गया था, जब विराट कोहली ने बेहतरीन
पारी खेली थी, उसके दम पर भारत को जीत दिलाई थी। लेकिन अगर अभिषेक, अगर पाकिस्तान की जो लाइनअप की अगर बात की जाए, उन्होंने एक दिन पहले ही लाइनअप घोषित कर दी। ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एडवांटेज लेने की कोशिश है कि देखो जी, हम तो तैयार हैं, आपको जो करना आप सोचो, हम पूरी तरह से तैयार हैं। थोड़ा सा एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी बढ़ता है इस तरह से स्ट्रेटेजी अपनाने से। जी बिल्कुल, और इसका एक और कारण ये भी है कि नेपाल के खिलाफ जिस तरीके से पाकिस्तान टीम ने प्रदर्शन किया है, तो कोई भी अपना विनिंग कॉम्बिनेशन में छेड़छाड़ करना पसंद नहीं करता है। पाकिस्तान के पास, जैसे कि हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं, कि इतने मजबूत खिलाड़ी अभी हैं इनके पास में, कि अगर ओपनर चल गए या मिडिल ऑर्डर में ओपनर्स नहीं चले, तो मिडिल ऑर्डर में ऐसे बल्लेबाज हैं कि जो टीम को किसी भी स्थिति से निकालना मतलब जानते हैं। और इनके पास में मैच फिनिशर्स भी अब अच्छे आ चुके हैं, इफ्तिकार अहमद और आगा सलमान के रूप में। तो कहीं ना कहीं टीम इतनी मजबूत है कि ये किसी भी तरीके से मतलब किसी विरोधी टीम को बहुत ही ज्यादा मजबूत तरीके से टक्कर दे सकती है। और एक दिन पहले जो मनोवैज्ञानिक बात आपने कही कि मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया है, तो निश्चित ही इससे भारतीय टीम को पता चल गया है कि उन्हें किसका सामना करना है। ये उन्हें कम से कम 20 घंटे पहले ही आभास मिल चुका था। तो भारतीय टीम को भी कहीं ना कहीं अपनी रणनीति बनाने का मौका मिल गया कि अब हमें इन गेंदबाजों का सामना करना है, तो अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी किस तरीके की और किस स्तर की करनी है। अभिषेक, लेकिन एक दिन पहले रोहित शर्मा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस मुकाबले से पहले, उन्होंने साफ कर दिया कि उन्होंने शाहिन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और जो है नसीम शाह के खिलाफ बल्लेबाजी करने के लिए पूरी रणनीति तैयार की है, क्योंकि उन्हें पता है कि किस एरियाज में वो बॉल करने वाले हैं। तो तैयारियां दोनों तरफ से की गई हैं। लेकिन पाकिस्तान को भी समझना हो कि वो नेपाल की टीम थी, ये भारत की टीम है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो इतना आसान होने वाला नहीं है उनके गेंदबाजों के सामने, जिस तरह से उन्होंने जल्दी में समेट दिया था नेपाल की टीम को, और उनके बल्लेबाजों ने नेस्ते नाबूद कर दिया था नेपाल की गेंदबाजी को। जी जी बिल्कुल, जी आप जो बिल्कुल सही कहा, भारत और नेपाल की तो तुलना की ही नहीं जा सकती। पाकिस्तान कहीं, ये भी तो हम मान सकते हैं कि पाकिस्तान कहीं अपनी जाल में न फंस जाए। उसने जरूर 19 से 20 घंटे पहले अपनी प्लेइंग 11 की घोषणा जरूर कर दी, लेकिन यह बात तो उसने सोची नहीं कि इंडिया के खिलाफ है तो मास्टर स्ट्रोक क्या साबित होगा। आपके दो बल्लेबाज फॉर्म में जरूर है, लेकिन इंडिया का जो बॉलिंग अटैक है वो आपको टेस्ट करेगा। आज तो बाबर आजम की भी टेस्टिंग होगी कि वो, क्योंकि नेपाल नो डाउट वो बहुत ही तकनीकी रूप से मजबूत बल्लेबाज है, लेकिन भारतीय गेंदबाज भी कम नहीं है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी बल्लेबाजों की भी आज कड़ी परीक्षा होगी। इसको एक तरफा तो हम नहीं बोल सकते कि पाकिस्तान में गेंदबाजों की लड़ाई भारतीय बल्लेबाजी से होगी। ये दो तरफा मुकाबला होगा, क्योंकि भारतीय गेंदबाज सभी फॉर्म में है, और हम जसप्रीत बुमराह को देख चुके हैं कि वो अपनी स्पीड पकड़ चुके हैं। तो जिस तरीके से आज इन दोनों टीमों के बीच की टक्कर होनी है, तो निश्चित ही ये बहुत ही कांटेदार मुकाबला होना है। बस यही है, फैंस बस एक ही बात बार बार चाह रहे होंगे कि बारिश जो है वो कहीं से भी आप इसमें मैच में विलंब न डाले, और पूरा पूरा मैच का एक्शन जो है वो फैंस को देखने को मिले। चलिए, अब क्योंकि भारतीय टीम बैटिंग करने उतरेगी, तो सबसे ज्यादा निगाहें विराट कोहली और रोहित शर्मा पर होगी। विराट कोहली के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 13,000 रनों के करीब है, और एक शतक अगर लगा देते हैं तो निश्चित तौर पर विराट कोहली 13,000 रनों के आंकड़ों पर पहुंच जाएंगे। और आंकड़ों की जगह इसे पहाड़ कहा जाए तो रनों का बिल्कुल भी गलती नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से विराट कोहली प्रदर्शन करते रहे हैं, उनके आपको आंकड़े दिखाने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जब जब विराट कोहली खेलते हैं, एक अलग ही अंदाज उनका देखने को मिलता है, चाहे वो T20 की बात की जाए या फिर वनडे की बात की जाए। ये आप वनडे के रिकॉर्ड्स देखिए विराट कोहली के पाकिस्तान के खिलाफ। 13 वनडे मुकाबलों में अब तक 536 रन विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ लगा चुके हैं, जिसमें 48 से ज्यादा का औसत है और 96 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट है। अभिषेक, जिस तरह से विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हैं, क्या लगता है आज के मुकाबले में सबसे ज्यादा उम्मीदें फैंस को उन्हीं से होगी? दबाव विराट कोहली और विराट कोहली के साथ दबाव का जो रिश्ता है वो काफी खास रहता है, और माना जाता है कि जब जब विराट कोहली की तरफ दबाव बढ़ता है तो विराट कोहली उस पर जीत जाते हैं, और एक अलग ही अंदाज में उनकी बैटिंग देखने को मिलती है। जी, कोहली का कद बिल्कुल उनके नाम की तरह विराट है। ये बात सभी बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि दबाव की स्थिति हो या फिर किसी खिलाड़ी की स्लेजिंग हो, विराट कोहली का जो प्रदर्शन है फिर वो निकल कर आता है। वो अपना सर्वश्रेष्ठ देकर गेंदबाज की बोलती बंद करना बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। और पाकिस्तान के खिलाफ चूंकि भावनाओं का जो सैलाब है वो बिल्कुल उफान पर रहता है, तो हम मान सकते हैं कि विराट कोहली भी ये पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो अपना बेस्ट प्रदर्शन देने की कोशिश करेंगे, जैसा हमेशा करते हुए आए हैं। तो निश्चित ही आज के मैच में कोहली अब नंबर 4 पर आज उतरेंगे, तो एक लंबी पारी खेलने की उनसे पूरी पूरी उम्मीद की जा सकती है कि आज फिर से भारतीय वासियों को एक शतक का तोहफा मिले।
लेकिन साथ ही साथ रोहित शर्मा का भी जिक्र करना चाहेंगे क्योंकि ओपनिंग बल्लेबाज है और पाकिस्तान के खिलाफ उनके आंकड़े भी बेहतरीन हैं। जिस तरह से पहले लगातार रन बनाते रहे रोहित शर्मा, तो उनसे भी पाकिस्तान के गेंदबाज थोड़ा सा खौफजदा होंगे और उनके खिलाफ भी खास रणनीति के तहत गेंदबाजी की जाएगी। ये आप रोहित शर्मा के पाकिस्तान के खिलाफ वनडे के रिकॉर्ड देख रहे हैं स्क्रीन पर। 16 वनडे मुकाबले में 720 रन रोहित शर्मा लगा चुके हैं, जिसमें 51 से ज्यादा का एवरेज और करीब करीब 89 का स्ट्राइक रेट है। तो रोहित शर्मा एक खास अंदाज में दिखते हैं जब पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हैं। और आप तो उनका साथ देने के लिए कुछ युवा प्लेयर्स भी हैं इस टीम में। शुभमन गिल की बात की जाए, श्रेयस अय्यर की बात की जाए या फिर ईशान किशन की बात की जाए, तो एक मजबूत बैटिंग लाइनअप दिख रही है भारतीय टीम की। अब देखना होगा कि किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ ये बल्लेबाज प्रदर्शन करते हैं। आखिर में अभिषेक, आपसे जरूर ये जानना चाहेंगे, ये कुछ सीनियर प्लेयर्स तो हैं ही, लेकिन इनके साथ में कुछ युवा प्लेयर्स भी है। तो ऐसे में ये जो बैटिंग ऑर्डर है भारत का थोड़ा मजबूत दिख रहा है आज के मुकाबले में। और ऊपर से अब जो है एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर को खिलाकर बैटिंग को थोड़ा सा गहराई तक ले जाने की कोशिश की है। क्या लगता है, थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर अब पिछले कुछ दौरों से ज्यादा मजबूत दिख रहा है आज भारत का? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो हम लोगों की पहले भी इस बारे में बात हो चुकी है कि श्रेयस अय्यर की वापसी से हमारे मिडिल ऑर्डर की आधी समस्याएं दूर हो गई और अब तो विराट कोहली नंबर 4 की कुर्सी संभालेंगे। तो फिर तो आप मान ही सकते हैं कि अब जो हमारा मिडिल ऑर्डर है वो कितना मजबूत है। ईशान किशन को 3 नंबर पे उतारने का सबसे बड़ा मकसद यही है, चूंकि वो ओपनर रहे हैं और उनका जो टॉप ऑर्डर में परफॉर्मेंस रहा है वो बहुत ही शानदार रहा है। जबकि जब उन्होंने 4 नंबर पे बल्लेबाजी करी तो वो इतने सफल नहीं रहे हैं। तो ये एक नया एक्सपेरिमेंट हो सकता है, क्योंकि अब आपके पास विकेट कीपर के बल्लेबाज में अकेले ईशान किशन ही बचे हैं, क्योंकि केएल राहुल चोटिल हैं। तो आप उनको टॉप ऑर्डर में ऐसे ही आजमा सकते हैं कि आप उन्हें नंबर 3 पर आजमाएं। तो देखिए कि वो पावर प्ले पे अगर बैटिंग करने आते हैं या बाद में आते हैं तो फिर किस तरीके का प्रदर्शन करते हैं। तो निश्चित ही बड़ा ही क्रिस्प दिख रहा है भारतीय बल्लेबाजी क्रम में। और हम मान सकते हैं कि जो मजबूती है भारतीय टीम की, वो अब जो मिडिल ऑर्डर की समस्या जो हमें पहले नजर आ रही थी कि वो बहुत ही बड़ा गैप था, वो कहीं ना कहीं अब पूरे तरीके से बढ़ते हुए दिख रहा है। क्योंकि आपके पास पिच हिटर भी अच्छे हैं, आपके पास में मिडिल ऑर्डर में धाकड़ बल्लेबाजों की मौजूदगी हो चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं बैलेंस्ड साइड लग रही है, जो बड़ा स्कोर बनाने में सक्षम लग रही है। अभिषेक जी, आखिर में एक सवाल आपसे जरूर जानना चाहेंगे। अब जबकि वर्ल्ड कप जस्ट एक टूर्नामेंट पीछे है, उससे पहले एशिया कप है और एशिया कप में भी सारी बड़ी टीमें ही हैं भारतीय टीम के सामने। तो अभी भी भारतीय टीम जो है लगातार एक्सपेरिमेंट कर रही है और किसी भी प्लेयर के लिए आसान नहीं होता अपनी पोजीशन को सेक्रीफाइस करना, किसी और नंबर पर जाकर खेलना। विराट कोहली ने जरूर ऐसा कर दिखाया। कहीं ये कॉम्बिनेशन टीम के लिए घातक तो नहीं साबित हो जाएगा? हालांकि जो है ईशान किशन टॉप ऑर्डर बैट्समैन रहे हैं और अब उन्हें 3 नंबर पर बैटिंग करने का मौका मिलेगा, लेकिन क्योंकि 3 नंबर पर विराट कोहली सक्सेसफुल रहे हैं, लगातार रन बनाते रहे हैं, तो विराट कोहली पर भी थोड़े क्वेश्चंस होते हैं। और कई बार प्लेयर जो है अपनी एबिलिटी को डाउट करने लगता है कि मैं 4 नंबर पर बैटिंग कर रहा हूं तो क्या मैं सही कर पाऊंगा, क्या मैं उसी स्पीड से रन बना पाऊंगा कि नहीं। विराट कोहली के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा होगा? क्या ये सही फैसला है या फिर उन्हें यहां भी अच्छा परफॉर्म करना है, या फिर उन्हें वो जो है युवा प्लेयर्स की तरफ ध्यान दे रहे होंगे कि उन्हें मौका देना चाहिए, ईशान किशन को उतारना चाहिए? क्या लगता है आपको, विराट कोहली के ध्यान में इस वक्त क्या चल रहा होगा? देखिए, विराट कोहली एक टीम मैन है और इस बात को वो नंबर 4 पर आकर आज साबित भी करेंगे। अगर केएल राहुल फिट होते तो निश्चित ही ईशान किशन को बेंच पर बैठना पड़ता और जो विराट कोहली उनका बल्लेबाजी क्रम कभी नहीं बदलता, तब वो नंबर 3 पर ही उतरते। नंबर 4 पर आप देखें तो विराट कोहली के आंकड़े बड़े शानदार हैं, उन्होंने वहां 7 शतक जमा रखे हैं। तो जो नंबर 4 की गद्दी है उस पर वो राज करते हुए आए हैं। तो 3 नंबर हो चाहे 4 नंबर हो, विराट कोहली ने दोनों क्रमों पर आकर बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की है। यहाँ विराट कोहली ने अच्छी तरीके से साबित किया है कि वो कितना बड़ा टीम के लिए कितना सोचते हैं। जब वो देखते हैं कि ईशान किशन चूंकि मिडिल ऑर्डर में इतने सफल नहीं रहे हैं, तो कप्तान की और टीम प्रबंधन की बात उन्होंने बकायदा स्वीकार की और कहा कि ठीक है, मैं नंबर 4 पर आकर भी बहुत अच्छे से अपने आप को साबित करके दे सकता हूँ। तो आज जो कड़ी परीक्षा होनी है वो ईशान किशन की होगी कि अब आपको टॉप ऑर्डर में मौका मिल गया है, तो अब आप आइए और परफॉर्मेंस करके दिखाइए। और विराट कोहली इतना स्थापित नाम है, इतना जाने माने खिलाड़ी है कि उनके मैदान में जैसी वो एंट्री करता है तो विरोधी टीम के चेहरे पर ही समझ आ जाता है कि कितने दबाव में है। तो कहीं ना कहीं विराट कोहली ने आज टीम के बारे में ज्यादा सोचा है और टीम को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने अपना नंबर 3 से समझौता किया। तो वाकई में विराट कोहली टीम मैन है और पाकिस्तान को विराट कोहली से डर इसलिए भी लगता है क्योंकि उनकी कुछ पारियां उन्हें बहुत डराती हैं। और लास्ट अगर T20 वर्ल्ड कप की पारी की बात की जाए तो बहुत ज्यादा स्पेशल पारी थी विराट कोहली की। फिलहाल आप एंजॉय कीजिए भारतीय टीम की बल्लेबाजी, आपसे फिर से जुड़ेंगे
आगे इस मैच के एनालिसिस के साथ कि क्या कुछ इस मैच में रहने वाला है और भारतीय टीम कितना बड़ा स्कोर पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा करती है। मिड मैच यानी पहली पारी खत्म होने के बाद फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप लगातार बने रहिए दैनिक जागरण के साथ, क्योंकि खेल की और बाकी न्यूज की खबरें यहीं आपको सबसे पहले और सबसे अच्छे अंदाज में मिलती है। नमस्कार।